नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपने आज के एक और विशेष सेशन की शुरुआत करते हैं। इस विशेष सेशन में पार्ट 1 मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। जिसने पहले इसके पहले की क्लास नहीं देखी है वो इसके पहले की क्लास को देख लो। हम भारत में कृषि से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण को विभिन्न एमसीक्यू के माध्यम से समझ रहे हैं। ये एमपीपीएससी प्री के साथ साथ यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, व्यापम, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होगा। आपको वन बाय वन अभी इसके पहले मैंने संपूर्ण कहानी बता दी थी, मतलब इसके पहले वाली क्लास में। अब आज जो है मैं योजनाओं को भी इस क्लास में कवर करूंगा, तो एंड तक सबको बने रहना है। संपूर्ण सेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से कॉन्टेंट जो आपके सारी चीजें हैं कॉन्टेंट को आप लिखते चलिएगा, जिसके आधार पर आप अपने आगामी प्री को सार्थक बनाएंगे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपको जो है कम पढ़ना पड़े, अच्छा पढ़ना पड़े और आप पास हो जाएं। कुछ आईएएस एकेडमी का प्राथमिक ध्येय यही है कि हम आपको पास कराएं, ना कि आपको ऐसा कंटेंट भर दें आपके दिमाग में जिसके आधार पर आप पढ़ते रह जाएं और कंफ्यूज रहें। तो कंफ्यूजन कम करना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट को पढ़ना है तो कुछ आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर किया के नाम से उपलब्ध है, डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से अपने एग्जाम को सफल बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सभी अभ्यर्थी जो पहली बार जुड़ रहे हैं, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 मैं करवा चुका हूं। यहाँ पर मैं कृषि से संबंधित योजनाओं को भी आपको करवा दूंगा आज की इस क्लास में, तो आपके लिए ये भी सार्थक सिद्ध हो जाएंगे। चलिए, क्या आप सभी जुड़ चुके हैं? बिल्कुल, सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। सभी प्यारे अभ्यर्थी जो मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, प्रतिदिन लाइव रहते हैं हमारे साथ में, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और इसी प्रकार अपना प्रेम जो है हमारे ऊपर जो है प्यारे बच्चों बनाए रखिए। आप आपके सपनों को साकार करने की दिशा में आपके सच्चे ऑनलाइन पार्टनर के रूप में हम उपस्थित रहेंगे और सदा उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करा जाए, प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक विनय और भी करना चाहूंगा कि आप सभी अभ्यर्थी इस क्लासेस को देख रहे हैं। जब मैं क्लास की व्यूज को चेक कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मुझे आपका प्रेम मिल रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग वीडियो देख तो रहे हैं परंतु लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने लाइक्स भी भेज दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी भेज सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरुआत करी जाए बच्चों। बिल्कुल, आई थिंक आपको ऑडियो प्रॉपर आ रहा होगा, वीडियो भी प्रॉपर आ रहा होगा। बस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखूंगा, उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता रखा है। आने वाले 10 दिसंबर के आसपास से मैं आपको हो सकता है लाइव दिखना शुरू हो जाऊंगा, तो साथ में मैं भी आपको दिखूंगा। चलिए शुरू करा जाए। तो अब आप लोग सभी रेडी हैं मेरे हिसाब से, अब मैं शुरू कर रहा हूं सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्यतः संबंधित है? तो आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज मेनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। आंसर दीजिए। जब तक मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं, उन की फैक्ट्स को आप जो है नोट डाउन कर लेना, जो पहली बार इन क्लासेस को देख रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम का नाम था PL480। इस प्रोग्राम के बेसिस पे हम जो है खाद्यान्न का आयात करते थे। हम क्या करते थे बच्चों? खाद्यान्न का आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे इंग्लिश में, ठीक है ना। खाद्यान्न का क्या करते थे? आयात करते थे। कहां से करते थे? अमेरिका से करते थे। पर एक युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम था प्यारे बच्चों, इस युद्ध का नाम था वियतनाम युद्ध या वियतनाम वॉर के नाम से आप इसको जान लीजिए। वियतनाम युद्ध, समझ गए बात को। वियतनाम युद्ध के चलते अमेरिका ने इस प्रोग्राम को रोक दिया, जिसके चलते भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लग गया। क्या होने लग गया? खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लग गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत में हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, ठीक है। तो इस आधार पर भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन जी हैं।
इनके द्वारा हरित क्रांति को जो है लाया गया। हालांकि भारत में जब आप हरित क्रांति को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में हरित क्रांति को जो है ज्यादा सफलता मिली। ध्यान से सुनते चलना, आपको सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे। कहां पर ज्यादा सफलता मिली? पश्चिमोत्तर भारत में हरित क्रांति को थोड़ी सी ज्यादा सफलता मिल रही है। तो इसके चलते हम जब देखेंगे तो कुछ अपने जो प्रोडक्शन वाले एरिया हैं प्यारे बच्चों, उनमें थोड़ा सा अपने को प्रॉपर रूप से जो है प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके साथ साथ हमको कुछ प्रमुख, यदि पूछे कि हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित थी, तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बताएंगे, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। हरित क्रांति यदि आपको समझे तो मुख्यतः जो है गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आंसर होगा सी। तो जिन्होंने सी टिक करा है उनका आंसर है बहुत सही। ठीक है, आपको पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस तरीके से इस क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव ज्यादा देखा गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल ज्यादा हुई। तो इसके साथ साथ आप एक बात याद रखेंगे कि उत्पादन घटा। यदि आपसे पूछे कि हरित क्रांति के कारण सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का घट गया, तो आप बोलोगे दालों का। समझे, अपरिवर्तित रहा। आपसे पूछे कि किसका मतलब किस फसल का उत्पादन जो है अपरिवर्तित रहा, तो आप अपरिवर्तित, ध्यान से सुनिएगा, अपरिवर्तित आपसे पूछे तो आप बोलेंगे चावल का। किसका कहेंगे? चावल का। तो ये की फैक्ट्स हैं। बाकी डिटेलिंग मैंने हरित क्रांति की और बहुत अच्छे से कर रखी है, जैसे वैश्विक स्तर पर जनक कौन है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने करा, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने करा। जल्दी से बताइए, हरित क्रांति शब्द के बारे में मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा हूं? हरित क्रांति शब्द। आप यदि इसका जवाब दे पाएंगे दैट मीन्स आपकी तैयारी भी अच्छी है। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न और जोड़ लो कि वैश्विक स्तर पर किसने जो है हरित क्रांति को लेकर आए। तो वैश्विक स्तर पर भारत में तो आपको पता होगा, तो उसमें बताने की जरूरत मुझे अब नहीं है, क्योंकि आप लगभग बुद्धिजीवी हो चुके हैं। और मेरे साथ यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको सारे कंटेंट में ऑन क्लास जो है रिवाइज करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। और पढ़ाने की शैली 360 एंड सेलेक्टिव है, मैंने आपको कई बार बोला है, जहां पर हम कम पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और पास होने पर फोकस करते हैं। चलिए, लगभग सभी लोग आ चुके हैं मेरे साथ में, बिल्कुल छोटे छोटे आइए, स्वागत है। गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी का स्वागत है नए प्यारे बच्चों। बिल्कुल, हाँ, सेशन को लाइक और शेयर कर दो बच्चों, अपने मित्रों को बुला लो और बता दो क्लास शुरू हो गई है। चलिए, बिल्कुल, हरित क्रांति शब्द यदि आपसे पूछे तो विलियम गॉड आंसर होगा। क्या आंसर दोगे? विलियम गॉड। और यदि वैश्विक स्तर पे पूछे कि हरित क्रांति को जो है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ कौन कर रहा है, तो आप जो है इसको विलियम गॉड के साथ नॉर्मन बोरलॉग का नाम जो है याद कर लेंगे। दो नाम, एक विलियम गॉड और एक नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, आंसर हो गए। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है हम शिफ्ट होते हैं। इस प्रश्न की तरफ जाने से पहले, प्रश्न नंबर 2 पर जाने के पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं ना हमारी, ये सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलने वाली। कहां पर मिलने वाली है? एप्लीकेशन पे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये रही इसकी लिंक। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिए किया। गूगल प्ले स्टोर पर क्या सर्च करना है आपको? किया, कुछ आईएएस एकेडमी, दैट इज किया। आपको एक लोगो लगा मिलेगा जहां पर लिखा मिलेगा शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लॉग इन करेंगे, कंटेंट वाले सेक्शन में जाना, लेफ्ट साइड में देखो उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। आप कंटेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? कंटेंट वाले सेक्शन पे। कंटेंट वाले सेक्शन में भी जाने के बाद आपको फ्री मटेरियल वाले टॉपिक, मतलब जो एक वो बनेगा डायलॉग बॉक्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर ये देखो एमसीक्यू क्लास की फ्री पीडीएफ जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। सिलेक्शन बैच के लिए मैंने निर्धारित करा है। और साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा, 700 प्लस करंट अफेयर्स मिलेंगे। यूट्यूब क्लासेस की अदर जो क्लासेस उनकी पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी। पिछले वर्ष की मेंस और प्री का भी डेटा है बच्चों। प्री के भी मैंने एमसीक्यूज यहाँ पर लगा दिए हैं, विद सॉल्व एमसीक्यूज हैं। समझना कैसे हैं? सॉल्व है। रोजगार निर्माण के भी एमसीक्यूज हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रोजगार निर्माण के भी जो है, रोजगार निर्माण के भी जो एमसीक्यूज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। साथ साथ जो है आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे मिलेंगे लास्ट ईयर के, करंट के, सब कुछ। तो डेटा इतना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 2, हरित क्रांति के विषय में नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही है? जल्दी से बताइए।
Which one of the following statements regarding green revolution is correct? Is correct. Wow. चलिए, बिल्कुल। हाँ, सभी के कमेंट मैं चेक करते जा रहा हूँ। ये नहीं सोचना है कि आपके कमेंट क्यों मतलब नाम नहीं लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। आप एंड ऑफ द क्लास ईमानदारी से मुझे बताना आपके कितने प्रश्न सही गए। ठीक है, इतना आपको जरूर करना रहेगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक टाइमिंग दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना आंसर चेक करना है कि सही क्या है। हरित क्रांति के संदर्भ में मैंने आपको बता तो दिया, बेसिक जानकारी तो मैंने पीछे की स्लाइड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दे दी। अब प्रश्न एक और इस बात को समझिए कि हरित क्रांति की प्रकृति, एमपीएससी मेंस में प्रश्न आया हुआ है, समझना। तो हरित क्रांति की प्रकृति के संदर्भ में देखो, इसमें क्या करा गया, इसमें एक तो भौतिक परिवर्तन करे गए। कैसे परिवर्तन करे गए बच्चों? भौतिक परिवर्तन। और एक जैविक परिवर्तन करे गए। कैसे परिवर्तन करे गए? जैविक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन दैट मीन्स जैसे आप भूमि सुधारों को शामिल कर सकते हैं। आप जो है उसके साथ साथ जो है यहाँ पर और जो है पंजे, प्लाऊ, कल्टीवेटर मतलब टेक्निक्स इत्यादि को जो है यहाँ पर शामिल कर सकते हैं भौतिक में। जैविक में क्या कर रहे हैं आप जैविक में जो है हाई वैरायटी, एक तो इनको बोला जाएगा हाई यील्ड वैरायटी, मतलब उच्च किस्म के जो है बीज, यहाँ की बात इसकी बात हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद उर्वरकों का भी हम जो है मतलब फर्टिलाइजर्स का भी हम अच्छा खासा प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो दैट मीन्स भौतिक और जैविक परिवर्तनों के आधार पर जो क्रांति लाई गई उसे ही आप जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से आप उसको जानते हैं। समझे बात को? तो अब यहाँ पर कौन सा सही है पूछ रहा है, तो देखो मैंने आपको बता दिया कि भौतिक और जैविक में ये पॉइंट तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस में आपको दे रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं एक बार यदि आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ यहां से बनने लगेगा। और एग्जाम की आप टेंशन मत लो। पिछले जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको लगभग सिक्योर जोन में ले जाके रख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल शो हो रहा है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो फटाफट मुझे बता दो कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। आसान है, ये प्रश्न बन जाना चाहिए। इससे संबंधित अन्य क्रांतियों की मैं एक बार फटाफट चर्चा कर ले रहा हूं आपसे, जिसके आधार पर आप थोड़ा सा और भी की फैक्ट्स याद रखना, क्योंकि यहां से एग्जामिनर एक प्रश्न बिल्कुल बनाता है बच्चों। तो प्री 2025 के संदर्भ में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और देखो मैंने फिर से बोल रखा है कि केवल पीएससी के रिगार्ड्स इस क्वेश्चन को ना चेक करें आप। मेरे इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहा हूँ वो यूपीएससी में भी काम आएगी आपको। रेलवे जैसे एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे मेरी क्लासेस से। एसएससी पर भी आप बिल्कुल आराम से टिक कर पाएंगे। व्यापम तो बिल्कुल छोटा लेवल है, चिंता मत करें, काम हो जाएगा। बिहार पीएससी जैसे, छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे एग्जाम में भी ये चीजें हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फटाफट। तो देखो, रजत क्रांति का संबंध आपसे पूछे, ठीक है, जब तक आप इसका आंसर देते जाएं मैं कमेंट बॉक्स में आपका चेक करते जा रहा हूं। रजत बोल देगा या रजत ना बोले तो बच्चों जो हिंदी वाले वो ध्यान से सुनो, सिल्वर क्रांति लिख के आ जाएगा। तो ये किसके उत्पादन से संबंधित है? ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। एक और क्रांति जो इस बार आनी चाहिए उसका मुझे लग रहा है वो है आपकी नीली क्रांति। कौन सी क्रांति मेरे प्यारे बच्चों? नीली क्रांति। क्योंकि ब्लू रिवॉल्यूशन, इस समय जो ब्लू इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत चल रहा है। तो नीली क्रांति का संबंध आपसे किस पूछेगा तो आप बोलना फिशरीज या मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से संबंधित है इस तरीके से, या मत्स्य उत्पादन समझ लो इस तरीके से, इसको याद करके रखना थोड़ा सा। उसके बाद में एक और जो है आपको कंफ्यूज करती है, जो कि गोल्डन फाइबर के नाम से है। किसके नाम से है बच्चों? गोल्डन फाइबर के नाम से। याद करते चलो फटाफट, गोल्डन फाइबर के नाम से है। तो गोल्डन फाइबर आपको क्या याद रखना है? जूट उत्पादन। किससे हो जाएगा? जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ साथ गोल्डन रिवॉल्यूशन को भी कभी कभी दे देता है, जिसको आप सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? तो गोल्डन जब लिखा होगा दैट मीन्स वो सुनहरी क्रांति के बारे में बात कर रहा है। समझ गए बात को? सुनहरी, सुनहरी, ठीक है ना, इस तरीके से। ये समस्त बागवानी से संबंधित है। जून उत्पादन नहीं, जूट उत्पादन होगा। समस्त बागवानी, समस्त बागवानी,
ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसी के साथ साथ जो है कई बार जो है विभिन्न प्रकार की और क्रांतियां आपसे पूछ लेती हैं। जैसे आपसे पूछ ले गोल क्रांति का संबंध किससे है, क्या पूछ लेगा, गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल गोल होते हैं आलू, गोल गोल क्या होते हैं, आलू, तो आलू उत्पादन से संबंधित हो गई, इसको याद कर लो। चलो मुझे फटाक से एक प्रश्न का और आंसर दे दो तो मैं जान जाऊंगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देख लेते हैं आपको पता है कि नहीं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक, गुलाबी, हाँ जल्दी बताइए। चलो देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पर एग्जामिनर आपको दो तीन ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले आप प्याज का जो है वहां पर ऑप्शन चेक करना। यदि आपको प्याज का ऑप्शन वहां पर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आपको बोलूंगा प्याज के बाद आप जो है झींगा वहां पर चेक करना। झींगा जानते हो, जो नॉन वेजिटेरियन है वो झींगा को जानते होंगे। और जब ये ऑप्शन भी ना दिखे तो आप करना वहां पे औषधि उत्पादन वाला ऑप्शन वहां पर बिल्कुल मिलेगा। इन तीन में से एक मिलेगा, प्रायोरिटी मैंने बता दी है। तो इस आधार पर एक एक क्रांतियों को आपको पढ़ के जाना ही है। और बात आती है कि सर पीली क्रांति का आंसर भी तो मिल जाए, तो जिसको नहीं पता है तो भैया तिलहन उत्पादन से, किससे है, तिलहन उत्पादन से। फूलों की जो खेती होती है, फूलों का जो उत्पादन होता है बच्चों, इसको भी जो है आपको पूछ लेता है एग्जामिनर। पीएससी ने लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा है। तो आप इसको जो है फ्लोरिकल्चर के रूप में भी देख सकते हैं। जबकि फलों का बोलेगा तो पोमोकल्चर, फलों का क्या होगा, पोमोकल्चर। इस तरीके से इसको याद करके जाना। आगे बात करते हैं, कपाट का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस पूछ लेते हैं। कई बार मेंस में आए हैं ये प्रश्न, पर बच्चों को दूर दूर तक इनके बारे में कोई पढ़ाता भी नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे एक बार। बिल्कुल, कपाट का संबंध किससे है, आज बिल्कुल एंड तक बने रहना, यहाँ से संपूर्ण सेशन से आपको एक प्रश्न बिल्कुल मिलेगा। और आपके एमसीक्यू के साथ साथ योजनाओं वाली क्लास में भी आपको मजा आ जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं आपकी कवर कर दूंगा मैं। बिल्कुल, बीच में जो सारे बच्चे जुड़ रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं उनसे कहूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करा करो। और उसके बाद जो मैं डिटेलिंग करता हूं उसको चेक करा करो। कपाट का संबंध किससे है, तो देखो कपाट की स्थापना 1986 में हो रही है बच्चों। कब हो रही है, थोड़ा सा इसको बस इतना सा याद रख लेना, क्योंकि आपको वो मुख्यतः पूछेगा इसकी स्थापना से संबंधित। जो मुझे लग रहा है कि प्रश्न वो एग्जामिनर आपको यहाँ से ज्यादा बनाएगा। पीएससी प्री के रिगार्ड्स में बात कर रहा हूँ, समझे बात को। और उसके साथ साथ ग्रामीण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से संबंधित है आपका क्या, कपाट। समझ गए बात को। तो इस तरीके से जो है आपको इसको याद रख लेना है। तो इसके बेसिस पे आपका एक प्रश्न जो है यहाँ से क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, पिछली वाली क्लास या एक और कृषि से संबंधित क्लास, आप चेक कर लो, सारी डिटेल बताई है। जिसको ना पता हो तो भैया आप पढ़ लो यार, इससे ज्यादा क्या पढ़ाया जाएगा आपको, बताओ। ठीक है, बिल्कुल। आंसर दीजिए जब तक मैं अदर फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ। हरित क्रांति तो बन ही जाना चाहिए, जिससे ना बने तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। उसके साथ साथ एक व्यक्तित्व ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर जिनकी चर्चा मुझे करने का मन हो रहा है, कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछ रहा है बच्चों। ये लिखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ईएमआई पर कार खरीदी थी। सोचिए कितने मतलब धनी व्यक्तित्व के थे। अपने बच्चे को सामान्य जो है बच्चों की तरह ये स्कूल भेजते थे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा है तो इस तरीके से वो अलग से स्पेशल वेटेज कोई मिले, ऐसा कुछ नहीं था। उसी के साथ साथ भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी उसमें इनका महत्वपूर्ण श्रेय माना जाता है। क्योंकि जो है श्वेत क्रांति में, क्योंकि इन्होंने वर्गीस कुरियन को जो है ये बात कही थी कि हम किसानों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आप सहयोग करेंगे। तो फिर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति का जो है यहाँ पर आगे सपोर्ट करे या श्वेत क्रांति को लेकर आए। उसी के साथ साथ मैं आपको एम एस स्वामीनाथन के संबंध में बता दूं कि जो है आपका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन जी। हाल ही में वर्ष 2024 की बात करते हैं तो कुल 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न मिला है, जिसमें एक व्यक्तित्व जो है आपके
कौन है? MS स्वामीनाथन जी। तो भारत 2024 का भारत रत्न पुरस्कार जो है इन्हें मिला हुआ है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चों। कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, आपको मैंने ये तक बता रखा है कि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो फटाफट मुझे जो है संविधान का आर्टिकल जो है या अनुच्छेद जो है वो बता दो जल्दी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, फटाफट बता दो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वर्गीज कुरियन साहब को वैसे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर एक नाम जो है आपको क्या बताना है? हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए। आर्टिकल नंबर 18 है, जिसको ना पता हो वो रट लो, बढ़िया अच्छा प्रश्न बन सकता है। आप इसको और भी याद रख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो है इनको एक तरीके से आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। क्या कहा है बच्चों? आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता। ठीक है, आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता। ठीक, चलिए उसके बाद में रेमन मैग्सेसे एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहलाता है वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे। इस तरीके से बाकी की फैक्ट्स कब मिला, क्या ऐसे मिला, ये सारी जानकारी मैंने लास्ट की वीडियोस में दे रखी है, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसको याद करें, थोड़ा सा उस क्लास को भी देखें, कुछ प्रश्न आपको वहां से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि आर्थिक जोत, इकोनॉमिक होल्डिंग का मीनिंग क्या है, बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, आर्थिक जोत, तो देखो जिसको नहीं पता हो वह जो सिंचाई के साधन के लिए पर्याप्त मात्रा रखती है, इसका आंसर ये नहीं होगा। औसत जोत जो औसत आय देती हो, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द एबव तो हो नहीं रहा है, तो फिर बचा क्या? बोले सर ऐसा कैसे आंसर बता रहे हो? ऐसा आंसर ही बताया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो वह जोत जो एक उचित परिवार के लिए उचित स्तर की आय प्रदान करती है, उसको हम कहते हैं आर्थिक जोत। देखो क्या है, सामान्य प्रश्न तो सभी कर रहे हैं, इस बात को समझो। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सामान्य प्रश्न जो है वो तो रेंज में हम ईश्वर की दया से, समाज सरस्वती की कृपा से और अपनी मेहनत से सेट कर पा रहे हैं। बट थोड़ा सा यदि शिफ्ट हुआ क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि फिर आप तकलीफ में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पीएससी का पैटर्न ही ऐसा है। थोड़ा सा इसका लेवल हमें यूपीएससी तक टच करना है, या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस जैसे लेवल पे भी टच करना है। समझे बात को? चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात आती है बच्चों, आईआरडीपी कार्यक्रम मुख्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीपी प्रोग्राम? ठीक है, चलिए देखो, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास करे गए, जिनमें एक प्रयास था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बिल्कुल, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है ना, पंचवर्षीय योजना के दौरान एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि गरीबी को दूर करने, निर्धनता को दूर करने से संबंधित एक प्रोग्राम था। पॉइंट क्लियर है? ये प्रश्न आपको क्या है, भूले बिसरे पीएससी पूछता है। कैसे पूछता है? भूले बिसरे प्रश्न पीएससी के लिए कभी कभी उठा उठा के पुराने प्रश्न पूछ लेता है, और बच्चों को ये प्रोग्राम, इवन मैं तो कहूंगा इकोनॉमिक्स में आप बहुत कम पढ़ते होंगे, आपको पढ़ाया ही कम जाता होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेशन की हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की, कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला, तो ग्रामीण स्तर पर निर्धनता को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न प्रोग्रामों को लाया गया। ठीक है, जिनमें आईआरडीपी, एनआरईपी,
RLEGP, ये सारे प्रोग्रामों को शामिल किया गया बच्चों। तो आंसर क्या होगा आपका डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न इतने डिटेल में आपको आते नहीं है। अनावश्यक डेटा देने से मैं हमेशा बचता हूं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे के दिमाग में गार्बेज ना सेट करा जाए। क्या सेट ना करा जाए? गार्बेज ना सेट करा जाए। चलो ठीक, चलो ठीक बच्चों, 1 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हुआ हो इसकी वजह से। इसमें इसका मतलब ये है कि आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन स्विच करना कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि आप लोग कहते रहते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हमने कुछ स्कैप नहीं करा है मेरी तरफ से तो, बट ठीक है, चलिए आगे चेक कर लेंगे। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। 1977-78 के बजट में, 1993-94 के बजट में, 80-81 के बजट में, या 1990-2000 के बजट में? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1999 आना चाहिए बच्चों। ठीक, चलो देखो, अन्नपूर्णा योजना जो है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा, ऐसा भी लिखा आ जाए, फूड सिक्योरिटी इंग्लिश में। अब फूड सिक्योरिटी होती क्या है मैं आपको बता चुका हूं, नहीं है जिसको पता तो फिर से सुनो फटाफट। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि गरीब और कमजोर वर्ग तक खाद्यान्न की आर्थिक और भौतिक पहुंच, कैसी पहुंच? आर्थिक और भौतिक पहुंच सुलभ होना, आर्थिक एवं भौतिक पहुंच, आर्थिक एवं भौतिक पहुंच सुलभ होना, तो इसको हम बोलेंगे खाद्यान्न सुरक्षा। ठीक है, चलिए, तो ये कब शुरू करा गया, किस बजट में आया है प्रस्ताव? आपका 1999 टू 2000 के बजट में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्राइमरी सेक्टर का मीनिंग क्या है, जल्दी से मुझे फटाफट बता दो। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, जिसको नहीं पता हो तो उसको जाके चेक कर लो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ठीक बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध, बिल्कुल ये तो बन रहा होगा। कौन कौन सी चीजें आती हैं जैसे अपन ने बात कर रखी है, इसके अंतर्गत कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, वानिकी भी आता है, खनन भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आई थिंक डिटेलिंग पूरी कर रखी है, और मैं सारे के कमेंट चेक कर रहा हूँ। ये तो आसान प्रश्न है और इस प्रश्न में किसी ने कोई गलती नहीं करी, तो हंसने की बात है, क्योंकि इस पर यदि कोई गलती करता तो फिर और टेंशन आ जाती कि बताओ अब ये भी नहीं बन रहा है, तो कितनी चिंता की बात है। समझे बात को? और यदि इतने प्रश्न इजी प्रश्न ना बने तो मतलब दिक्कत तो है भैया। कैसी क्या है? दिक्कत तो है। समझे बात को? कृषि के साथ साथ उद्योग दे रखा है, व्यापार और बैंकिंग वाला क्षेत्र भी दे रखा है। तो व्यापार और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कहला जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कहला जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है। अदृश्य क्षेत्र होता है जहां पर आप जो है चीजों को प्रॉपरली जो है देख नहीं पाते हैं। बैंकिंग, बीमा, उसके बाद आपका जो है परिवहन, संचार इत्यादि को जो है हम इस पर शामिल करते हैं। वहीं उद्योग की बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को या प्राथमिक वस्तुओं का मूल्यवर्धन, रूप परिवर्तन करा जाता है। इसके अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण को शामिल करा जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, वे अभ्यर्थी जो अभी पहली बार भी इस सेशन में जुड़े हैं या पहली बार हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी क्लासेस को अपने मित्रों तक भी शेयर करें। उन्हें बताएं कि यदि आपको यूनिट 6 की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है तो आप उस IAS एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाओ। यूनिट 6 के साथ साथ मैं आपको ये भी एक आश्वासन देता हूं कि इस बार हमने लगभग 40 प्रश्नों का टारगेट लेके रखा है।
तो आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो हम एक प्रयास करेंगे मिलकर, जहां पर आपको लगभग 40 प्रश्न इस बार अच्छे से सही चले जाए। तो चलिए बिना देर करे अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है बच्चों? आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जब तक सभी लोग। मैं आपको एक बढ़िया डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, ये हो गया आपका खेत। ठीक है, खेत वाले हम सभी हैं, मेरे हिसाब से हम सभी कृषक परिवार से जुड़े हुए हैं और कृषकों की जो है उन्नति के लिए हमें हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो देखो, रबी की फसलें और नकदी फसलें ये क्या होती हैं? मैंने एक जो है एग्रीकल्चर वाली क्लास हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि हमने प्री टारगेट बैच शुरू करा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बैच शुरू करा है हमने अतुल सर की आर्थिक पाठशाला, उस पर मैंने सारी डिटेलिंग करा दी है, इनकी ट्रिक के साथ सारी चीजें बता दी हैं। खरीफ की फसलें, नकदी फसलें, ये भी हो गया, रबी, खरीफ, नकदी, जायद, ये सब सारी फसलें मैं बता चुका हूँ। एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना, देखो क्या होता है, कुछ फसलों को हम ऐसे मान के चलिए कि जो एक दूसरे के अनुकूल हो, कैसी हो, अनुकूल हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने जो है चना उगाया, क्या उगाया, चना, तो चना के साथ साथ आप देखते हो राई भी उगा दी जाएगी इस तरीके से, या गेहूं के साथ राई ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। किसके साथ देखने को मिलती है? गेहूं के साथ। चना के साथ थोड़ा कम, मतलब लोग कर देते हैं, वो अलग बात है, पर गेहूं के साथ आपको राई उगा दी जाती है, ये देखने को मिलती है। तो जब आप एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगा रहे हैं तो इसको मिश्रित कृषि की जो है संज्ञा दी जाती है। अब आप समझ गए? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जिंदा दिल क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर दे दो तो मजा आ जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश हुए? फटाफट आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको कुछ और की फैक्ट्स बता देता हूं, और फिर जो लोग आंसर दे दें वो उसके बाद इन की फैक्ट को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे, या याद कर लें, मेमोराइज कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप कर लें। क्लास की पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी, यदि ना लिखना हो तो वहां से भी डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बात आती है कृषि साख के स्रोतों की बच्चों। कृषि साख जो कि ग्रामीण स्तर पर एक रीढ़ की तरह काम करता है। तो कृषि साख के दो स्रोत बताए थे अपन ने, कितने स्रोत बताए थे? कृषि साख के स्रोतों को दो तरीके से बताया था, एक था औपचारिक और दूसरा था अनौपचारिक। एक क्या था आपका? औपचारिक, और दूसरा क्या था आपका? अनौपचारिक। दूसरा क्या था? अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत हमने क्या आपको बात बतलाई थी, यदि आपको याद आ रहा हो तो? इसी के अंतर्गत हमने बात करी थी आपके जो है विभिन्न जो संस्थानों की, जैसे आप कमर्शियल बैंक की बात कर लेते हैं, नाबार्ड की बात कर लेते हैं, आरआरबी की बात कर लेते हैं। तो हम फिलहाल आरआरबी को किस श्रेणी में लाके रख रहे हैं? रीजनल रूरल बैंक को औपचारिक श्रेणी में। अब आगे की कहानी सुनो। आरआरबी की स्थापना आपसे पूछे तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 1975 को। क्या बता दोगे आंसर एग्जामिनर को? 2 अक्टूबर 1975 को। देखो ध्यान से सुन के जाओ मेरी बातों को, इस बार के प्री में ये वाले प्रश्न बनेंगे, समझे बात को? और यदि आपने मेरी बातों को सुन लिया तो ऑलमोस्ट आपके प्रश्न सही चले जाएंगे, क्योंकि मैं इतना डिटेलिंग इतनी ही रखूंगा जिसके बेसिस पे आपको की फैक्ट्स याद हो जाए। चलो याद कराऊं, देखो कब स्थापना हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। आपसे पूछे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, समझना, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो आप बोलना पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना? फिफ्थ 5 ईयर प्लान पर हुई थी। याद करने का तरीका देखो, लास्ट में लिखा है 5, क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो आप 5 से 5 याद कर लो, समझ गए बात को? उसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि नाबार्ड जो आरआरबी है उसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी? ध्यान से सुनना, आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर, यदि बनाएगा तो समिति पूछेगा, तो आप बोलना नरसिम्हम समिति। कौन सी समिति? नरसिम्हम समिति जो है आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो आरआरबी होते हैं ना, इसमें किसका कितना अंशदान होता है, शेयर्स कितने होते हैं? तो इनमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व होंगी मेरे प्यारे बच्चों। एक तो होती है केंद्र सरकार, एक तो होती है राज्य सरकार,
और एक होता है प्रवर्तक बैंक। इन तीनों का अनुपात में जो है पैसा लगा रहता है, या एक समझ लो कि इन तीनों का मिलकर जो है प्रवर्तक बैंक का जो है आपका पैसा लगा रहता है। केंद्र यहाँ पर कितना देती है, तो 100 में से मान लो यदि 100 है तो 100 में से 50 केंद्र देगी। उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 15, तो 15 में कौन देगा, या 15 रुपए, 100 में से 15 रुपए राज्य सरकार देगी। तो बचा कितना बताओ, 35। कितना बचा, 35। तो ये 35 कौन देगा, प्रवर्तक बैंक। प्रवर्तक बैंक में दो ही बैंकें आपको थोड़ा सा देखने को मिल रही हैं। एक हमारे एमपी में आपको देखने को मिलती है एसबीआई, और एक आपको मिलती है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्लास आपको क्या दी जा चुकी है, मैं कहूंगा हाँ आपको बहुत अच्छे से दी जा चुकी है। एमसीक्यू क्लास नंबर 1 टॉपिक कहां पर चेक करोगे, एमसीक्यू क्लास, आप प्लेलिस्ट चेक करो, क्लास 1 पे जाओ। बहुत डिटेल में मैंने आरआरबी और आपको नाबार्ड को करवा रखा है। ठीक है, चलो अब कोई फैक्ट बच रहा है क्या, जल्दी से बता दो पुराने बच्चों, कोई की फैक्ट बच रहा है, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बच रहा है की फैक्ट, मैंने आपको बोला है इतना याद कर लो। आपको बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ, चाहे किसी एग्जाम में आप बैठ जाना, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता यहाँ से, समझे। पूछे कि किस समिति की सिफारिश पर जो है नए आरआरबी की स्थापना करना बंद कर दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों केलकर समिति। क्या होना चाहिए, केलकर समिति। बस इतने फैक्ट्स आपको याद हो गए ना, मैं स्क्रीन के सामने नाच रहा हूं ना कुछ, समझ गए बात को। कुछ बच्चों की जो है, एक दो बच्चों से जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि सर आप स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं, इस वजह से जो है हम अभी क्लासेस नहीं ले रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, या अन्य सारे व्यक्तित्व से यही कहना चाहूंगा, आप खुद से सोचिए कि जब कोई टीचर डिजिटल बोर्ड के सामने दौड़ता है तो आधे से ज्यादा समय तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखते, कंटेंट नहीं दिखते, या आपको ये डिटेलिंग नहीं दिखती। मेरी इस क्लास में तो आपको और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको संपूर्ण डेटा जो है स्क्रीन पर एक जगह मिल जा रहा है, फटाफट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोलो हाँ कि ना। तो थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आंसर्स को दिया करो, इस बात को समझा करो कि ये मेहनत आपके लिए करी जा रही है। और मैं आपसे खुद कहूंगा कि आप मुझे देखने की जगह मेरे कंटेंट, मेरी मेहनत को देख लीजिए, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यदि सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ में, क्यों, क्योंकि आपके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। और नहीं तो फिर आप यदि हमारी मेहनत को नहीं समझेंगे तो फिर आपकी मेहनत को भी कोई नहीं समझने वाला। इसके साथ साथ ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ आईएएस एकेडमी का ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर किया के नाम से मिलेगा। ये सर्च करिए, देखिए गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ है, किया सर्च करिए, यहाँ पर इस तरीके से मिला आएगा। मैंने आपको बोला एक लोगो लगा होगा जहां पर लिखा होगा शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। अपन क्या कर रहे हैं, शिक्षा की क्रांति। भ्रांति क्यों मैं बोलता हूं, इस बात को समझो। आजकल का जो एजुकेशन सेक्टर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एजुकेशन कम, लोगों ने इसको बिजनेस ज्यादा बना दिया है। बिजनेस कैसे, पॉइंट को समझो। लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ फ्री मिल जाए, इस बात को समझो। आपकी इसी मेंटेलिटी का, या भारतीयों की इसी मेंटेलिटी का लोग फायदा उठाते हैं। आपको फ्री बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्री। अल्टीमेटली आपसे चल के आगे चलकर जो है पैसे वसूले जाते हैं। हम वो काम कभी नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपको मैं मेरी मेहनत का पैसा बिल्कुल मांगूंगा, समझे बात को। क्यों, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, समय लगता है, और इस समय का आपको जो है उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक कहावत है, खरी मजूरी चोखा काम, क्योंकि आपको मैं वैसा काम करके दूंगा जिसको आपको जल्दी कभी कोई दूसरा करके नहीं देगा। दूसरा, उसके साथ साथ ये जो फ्री वाले रहते हैं, इनको यदि आपने अच्छे से चेक करा हो, आपको जियो फ्री मिलता है कि नहीं बताओ। जियो ने फ्री की आदत लगाई, आज 400 रुपए आपकी जेब से कम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बताओ। रिचार्ज करना ही पड़ रहा है सारे सिम्स में, ये बात हो गई। जियो के बाद आप सरकार को भी यहाँ से जोड़कर देख लो, कहा जाता है आपको फ्री दिया जा रहा है, पर अल्टीमेटली क्या होता है। तो मेरे कहने का जो भी फ्री आपको कह रहे हैं, वो अल्टीमेटली एक लंबे उद्देश्य को लेके बैठे। लंबे उद्देश्य मतलब आगे चलकर आपसे कुछ ना कुछ तो वसूला जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सिर्फ आप पास हो जाएं और कुछ नहीं। और आपको पास कराने के लिए मैं बहुत मिनिमम फीस ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आपको दिया जाता है उसमें लगती है मेहनत, समझे बात को। चलो, तो इसी आधार पर हमने एक कोर्स लॉन्च करा है,
और ये कोर्स है हमारा कॉम्बो बैच। जो भी अभ्यर्थी कॉम्बो बैच को परचेज करता है, मैं कहूंगा उसको मेरे एप्लीकेशन पर अन्य सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मतलब जैसे ये क्लासेस हो रही है, क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे। प्री का एक स्पेशल बैच है, मतलब जो आर्थिक पाठशाला वाला, वो यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक करो, देखो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये मोबाइल जो पकड़ा हुआ है एक व्यक्तित्व, आपको टारगेट प्री की पीडीएफ मिलती है। फ्री मेंबरशिप को अलग से डिस्काउंट दे रखा है प्राइम मेंबर्स को मैंने। उसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज, रोजगार निर्माण, ज्योग्राफी जैसे विषय में भी मैंने आपकी मदद करी है। और ज्योग्राफी के साथ साथ आगे चलकर साइंस में भी मैं आपकी मदद करूंगा। साइंस के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स में जो है उसमें भी आपको, जैसे पॉलिटी वॉलिटी हो गए, इन सब में मैं आपकी मदद करूंगा। बस आप पहले मेरे तरीके से एक बार इन सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं जो है फ्री हो जाऊंगा या अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगा, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। आप यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो ये वाली लिंक से जुड़ जाओ, और यदि आईफोन यूज करते हो तो ये लिंक आपको काम में आएगी। ये लिंक कहाँ मिलेगी? इसी क्लासेस में मिलेगी, मतलब इस क्लास के वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करो। और यदि आपको और आसान तरीके से ढूंढना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। आप टेलीग्राम चैनल सर्च करो कुश आईएएस एकेडमी का, और उसमें इसको डाउनलोड करके जो है आप जो है सारी लिंक वहां आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत परिवर्तन हुए हैं, जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए आंसर चेक करते हैं समय का ध्यान में रखते हुए। तो कृषि के क्षेत्र में फसल के विविधीकरण की बात आई, बिल्कुल सही बात है। पशु से खेती बाड़ी की और जो है विविधीकरण की बात आई, ये बात भी सही है, आपको जानने को मिल रही है बच्चों। गैर व्यावसायिक फसलों से व्यावसायिक फसलों की ओर विविधीकरण, तो ये थोड़ा सा सस्पेंसियस है, आप ऐसा मान सकते हैं। आंसर होगा आपका ए, बी और डी, दैट मीन्स आपका आंसर होने वाला है बी। क्या होने वाला है बच्चों? बी। चलिए ठीक, ए, बी और एक सेकंड रुकिएगा, ए सी डी होना चाहिए, नहीं ए सी डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। ए सी डी, आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? ए सी डी। ठीक है, इस बेसिस पे चलिए। एक प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा भी आता है, इसको ध्यान से सुनो। आपको जो है वो एक अभिकथन देता है, एक तर्क देता है, समझे बात को। अभिकथन और तर्क आपको कुछ इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना होता है, कई बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। मैं उसका आपको इजीएस्ट सॉल्यूशन बता दूंगा यदि आप कमेंट करके बताओगे। जल्दी से बताओ मुझे कि चाहिए क्या समाधान। ठीक, प्रश्न पहले जब तक मैं पढ़ दे रहा हूं। अप्रकट बेरोजगारी भारत में विद्यमान है, पहला। हाशिए पर कृषि उत्पादन शून्य के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बता दो कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है बच्चों? इस प्रकार के प्रश्नों में आपको अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं जोड़नी होती, ध्यान से सुनो। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो कंटेंट दे रखा है उसी कंटेंट को सोचते हुए अपना आंसर, मतलब जैसा प्रश्न दे रखा है प्रश्न के बारे में सिर्फ उतना ही सोचो जो लिखा हुआ है और फिर अपना आंसर दो। जैसे अप्रकट बेरोजगारी भारत में विद्यमान है, तो देखो अप्रकट बेरोजगारी ये खुद बोल रहा है भारत में विद्यमान है, ये बात सही है। हाशिए पर कृषि उत्पादन शून्य के बराबर है, तो देखो अब यदि आपने अप्रकट बेरोजगारी पढ़ रखी होगी, समझना, ठीक है ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा इसका मीनिंग, ठीक है ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यदि आपने अप्रकट बेरोजगारी पढ़ी तो हमने क्या बोला, अप्रकट बेरोजगारी होती क्या है कि जब कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ना के बराबर हो, शून्य हो या ना के बराबर हो, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? अप्रकट बेरोजगारी। प्राथमिक क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि कार्यों में। इस तरीके से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो हाशिए पर कृषि उत्पादन शून्य के बराबर है, यही मैंने बताया है आपको। तो अल्टीमेटली ए और बी दोनों, ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, मतलब अभिकथन और तर्क जो है बिल्कुल सही है। और इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? क्या बात को समझे कैसे करना है? तो इस आधार पर करेंगे तो ये प्रश्न आपके गलत कभी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा हो जाए। भारत में खाद्यान्नों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सारणीबद्ध कैनलाइज करा जाता है? ठीक है, कैनलाइज का मीनिंग आप ना समझ रहे हो तो मैं थोड़ा सा चित्र बना के आपको बता देता हूं।
कोशिश अच्छी करी है मैंने चित्र बनाने के लिए, तो आप परेशान थोड़ा सा ना हो बस। ये कैसे चित्र बन गए हैं, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। ये हो गया आपका खेत। खेत से फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है बच्चों। किस पर खरीदा जाता है, मैंने आपको बता रखा है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ये भेजा जाता है एफसीआई के गोडाउन्स में। किस पर भेजा जाता है, एफसीआई के गोडाउन्स में। फिर एफसीआई क्या करता है, राज्यवार इनको जो है कैनलाइज कर देता है। राज्यवार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सभी राज्यों के जो गोडाउन्स हैं उनमें जो है एफसीआई इनको पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ये कार्य करने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है, आपका एफसीआई का। तो प्रश्न आता है कि एफसीआई क्या है सर, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उपजता है कि सर एफसीआई क्या है। तो सबसे पहले एफसीआई का मीनिंग समझ लो, फूड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। बोले सर ठीक है, आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे इसको, इसकी स्थापना हुई थी 1965 पे। कब हुई थी, 1965 पे। हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा, मुख्यालय आपसे पूछेगा तो बता देना नई दिल्ली में है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। करता क्या है, तो केंद्र सरकार की तरफ से, ध्यान से सुनना, केंद्र सरकार की तरफ से खाद्यान्नों का, केंद्र सरकार की तरफ से खाद्यान्नों का अधिग्रहण करता है। क्या करता है, अधिग्रहण करता है। ये चीज हो गई। अधिग्रहण के साथ साथ भंडारण करेगा। क्या करेगा, भंडारण करेगा। भंडारण के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी देखेगा। किसको देखेगा, सुरक्षा, भाई अनाज सड़ तो नहीं रहा है। और उसके साथ साथ जो है वितरण वाले कॉन्सेप्ट को भी ये अपनाता है। तो आप अब समझ गए होंगे। देखो आप इस तरीके से इनको पढ़ लोगे ना, तो मैं कहूंगा मेंस में भी 2 मार्कर ये प्रश्न आता है। कैसा आता है मेंस में, 2 मार्कर। बस फटाफट आंसर दे देना। इतना नहीं कर पाओगे क्या, बताओ, इतना तो कर लोगे ना आप। ओएनजीसी की बात करते हैं, आईओएल की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से भारत की महारत्न कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां। क्या होती हैं, उद्योग वाले टॉपिक में डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए, यदि आप लोगों की इजाजत हो तो फटाफट। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से अंतराल में कृषि गणना जो है की जाती है, मतलब वो कौन सा गैप पीरियड है जब कृषि गणना आपकी की जाती है, एग्रीकल्चर सेंसस की जाती है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इजी प्रश्न है बिल्कुल। तो देखो भारत में यदि कृषि अंतराल कितने कितने, मतलब कृषि संगणना कितनी अंतराल में करी जाती है, तो आंसर होगा 5 वर्ष। क्या होगा, 5 वर्ष। तो जिसने सी आंसर दिया है उनका आंसर से सही, बिल्कुल। मैं देखते भी चल रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं आपके एमसीक्यूज चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके एमसीक्यूज के जो आंसर है उनको चेक करते जा रहा हूँ कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन बताऊंगा किसका कितना सही है, कौन क्या सही लिख रहा है और झूठ बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किस कारण पड़ी, तो देखो लगभग 2010 की बात है। आप अब्दुल कलाम साहब जी को जोड़कर देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो दूसरी हरित क्रांति जो है किस कारण से लाई गई, इसके पीछे यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि कृषि की उत्पादकता में स्थिरता के कारण। मतलब अब क्या है, धीरे धीरे कृषि का प्रोडक्शन, कृषि में जो प्रोडक्शन है वो स्थिर होता गया। मतलब अब इतना ज्यादा हमको प्रॉफिट नहीं मिला। कृषि के विविधीकरण में अधिक प्रगति नहीं हुई, ये बात भी सही है भाई। गेहूं और इन सब में हम रह गए, समझे बात को, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में चर्चा हो रही है बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक प्रश्न है। मैंने आपको बोला है मैं योजनाएं आपको करा दूंगा। आपको इसमें फॉल्स स्टेटमेंट का चयन करना है, असत्य कथन का इस पे क्या करना है, चयन करना है। क्या होगा, जल्दी से बिल्कुल आंसर दीजिए। ये तो अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको करा रखा है। नहीं, जिसको लग रहा है कि सर आपने हमें नहीं कराया है, मैं कहूंगा भाई साहब आर्थिक पाठशाला वाली क्लास को ज्वाइन करो, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, आर्थिक पाठशाला वाली क्लास। ठीक, चलो कहां पर मिलेगी सब बता दिया है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप जो है एप्लीकेशन को सर्च करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपकी क्लासेस दिख रही होंगी। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सीहोर से प्रारंभ हुई। जी नहीं, यहाँ 2017 बस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2016। कब से प्रारंभ हुई, 2016। कहाँ से प्रारंभ हुई, सीहोर मध्य प्रदेश, ये आपको पता होगा। इसमें सभी फसलों के नुकसान, सभी फसलें मतलब इसमें रबी की फसलों को भी रखा गया है, इसमें खरीफ की फसलों को भी रखा गया है,
इस तरीके से इन फसलों के संदर्भ में रबी खरीफ और जो है, अब यदि आप उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो रबी खरीफ और जायद होती हैं, अदरवाइज नकदी फसल भी होती हैं। कैसी फसल होती हैं? नकदी होती हैं, वाणिज्यिक होती हैं, ये सब भी होती है। तो इनमें इन सब फसलों को भी कवर करा गया। इसी के तहत देखो इंदौर से जो है 2022 में प्रारंभ किया गया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। कहां से प्रारंभ किया गया था? मेरी पॉलिसी मेरी हाथ अभियान, इंदौर से। इसमें क्या होता है बच्चों? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है, जिसके बेसिस पे यह प्रमाणित हो जाता है कि ये पर्टिकुलर जो किसान है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह एक तरीके से जो है ऐसी स्कीम है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मतलब एक तरीके से केंद्र सरकार और हितग्राही जो है अपना अपना अंशदान करते हैं। हितग्राही एक प्रीमियम प्रदान करता है और केंद्र उतना ही प्रीमियम अपनी जेब से लगा के जो है आगे इस योजना को क्रियान्वित कर रही है। हालांकि इस योजना में भी एक डाउटफुल विषय ये रहता है कि इसमें अधिकांश जो दे रखी है इंश्योरेंस की एजेंसी जो है वो प्राइवेट है। इसको लेकर भी एक बार चर्चा में योजना रही थी। चलिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बहुत अच्छी योजना है और इस बार के एग्जाम में इसे आना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से इसके बारे में इसने पूछा नहीं है। तो मैं कहूंगा मेरे नजरिए से आप इस स्कीम को प्री 2025 के लिए लेकर जाइए। अच्छी स्कीम है और अच्छे से आपको बनना चाहिए 2025 के संदर्भ में। देखो एक एक क्वेश्चन मायने रखता है बच्चों, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ। मैं ऐसी मेहनत करने पर बिलीव करता हूँ कि आपको पास करा दिया जाए, पर आपको भी इन प्रश्नों को वैसे ही समझना होगा। हुआ क्या देखो, आपको पता होगा पीएम किसान योजना लाई गई थी, ठीक है ना? सही बोल रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? पीएम किसान योजना लाई गई थी। तो पीएम किसान योजना के समानांतर मध्य प्रदेश में भी जो है सीएम या मुख्यमंत्री, लिख दे रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लाया गया। कब लाया गया इसको? तो इस योजना के संदर्भ में आपको ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस योजना को जो है 2020 में लाया गया। कब लाया गया? 25 सितंबर 2020 को लाया गया। प्रारंभिक स्तर पर मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को 4,000 रुपए दिए जा रहे थे। कितने हजार रुपए दिए जा रहे थे? 4,000 रुपए। ये जो 4,000 रुपए हैं ये 2,000 की दो समान किस्तों में दिए जा रहे थे, परंतु आगे चलकर वर्ष 2023 में, कब? 2023 में अब 6,000 रुपए दिए जाने लगे। कितने हजार रुपए दिए जाने लगे? 6,000 रुपए। और ये जो 6,000 रुपए हैं ये 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं, 2K, 2K और 2K। 2K 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 क्या हो गया? 2K 2K 2K, ठीक है ना? मतलब 2,000 2,000 और 2,000 इस तरीके से। अब एक और प्रश्न इसी के बेसिस पे कि मध्य प्रदेश के किसानों को ओवरऑल कितना पैसा मिल रहा है, तो आप बोलोगे 12,000 रुपए, ठीक है? क्योंकि ये पैसा जो है ये वाला 6,000 राज्य सरकार दे रही है और पीएम किसान में भी जो है राज्य केंद्र सरकार 6,000 दे रही है। तो इस तरीके से 6 और 6 12, समझ जाओ मेरे यारा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से एक और, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए प्रारंभिक लाभकारी योजना या प्रारंभ लाभकारी योजना पीएम किसान मानधन योजना कब से प्रारंभ हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। मानधन योजना, फटाफट आंसर दे दो। तो पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर